लोग कहते हैं कि परफेक्ट क्राइम नाम की कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन ये कहानी एक ऐसे क्राइम के बारे में है जो इस कहावत को बिल्कुल गलत साबित कर देगी। क्योंकि इस इंसिडेंट को हुए 38 साल हो चुके हैं, लेकिन मुजरिम इतना शातिर था कि उसको अरेस्ट करना तो दूर की बात है, पुलिस के पास उसकी एक फोटो तक नहीं है। इसी केस से इंस्पायर होकर स्पेशल 26 मूवी बनी थी, लेकिन उसमें काफी सारी चीजों को बदल दिया गया था। रियल स्टोरी मूवी से काफी अलग है। 19 मार्च 1987 मुंबई के ओपेरा हाउस एरिया में एक बहुत बड़ा ज्वेलरी स्टोर था। उस स्टोर के मालिक प्रताप जावेरी पुलिस हेडक्वार्टर को कॉल करते हैं और कहते हैं कि थोड़ी देर पहले उनके स्टोर पर सीबीआई की रेड हुई थी। वो लोग वहां से बहुत सारे ज्वेलरी और पैसा लेकर गए हैं, जिनका कीमत उस वक्त 20 लाख रुपए से भी ज्यादा था, और उसका रिसिप्ट पुलिस से कलेक्ट करने के लिए बोले हैं। इसीलिए वो पुलिस को कॉल कर रहे हैं, लेकिन पुलिस के पास इस रेड की कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं थी। इसलिए पुलिस को जब पता चलता है कि इतने बड़े ज्वेलरी स्टोर में बिना किसी को बताए रेड हुआ है, तो सब लोग चौंक जाते हैं। इस केस को जो इन्वेस्टिगेट कर रहे थे उनका नाम था अरविंद इनामदार। वो तुरंत ही एक पुलिस टीम को लेकर उस ज्वेलरी स्टोर में पहुंचते हैं। तभी ज्वेलरी स्टोर के मालिक प्रताप जावेरी उनको पूरी कहानी बताते हैं। 2 बजे के आसपास सीबीआई की एक टीम त्रिभुवन दास भीमजी जावेरी स्टोर में आती है। उस टीम को जो लीड कर रहा था वो खुद का नाम मोहन सिंह बताता है, और वो कहता है कि वो रॉ का एक ऑफिसर है। फिर वो उनको सरकारी स्टाम्प लगा हुआ रेड के पेपर्स और सर्च वारंट दिखाता है, और वो ये कहता है कि उनके स्टोर में रेड करने के लिए सरकार ने ऑर्डर दिया है। पहले वो दुकान का सीसीटीवी कैमरा ऑफ करने के लिए कहता है, फिर वो दुकान का शटर बंद करा देता है और फोन लाइंस काट देता है। फिर स्टोर के मालिक और सिक्योरिटी गार्ड के पास जो लाइसेंस्ड वेपन थे वो उनको जब्त कर लेता है। उसका बात करने का तरीका भी काफी प्रोफेशनल था। जब प्रताप जावेरी उसको पूछते हैं कि ये रेड क्यों हो रहा है, तो मोहन सिंह उनको ये बताता है कि ये रेड गोल्ड की प्योरिटी वेरिफिकेशन के लिए हो रहा है, क्योंकि ऐसे ज्वेलर्स पकड़े गए जो स्मगल किए हुए सोने को रियल सोना के साथ मिक्स करके बेच रहे हैं। एक्चुअली 1980s में इंडिया में गोल्ड स्मगलिंग अपने पीक पर थी। लोग बॉम्बे, कोची और केरला कोस्ट के थ्रू दुबई से हजारों गोल्ड बिस्किट्स इंडिया में स्मगल कर रहे थे। और इस इंसिडेंट के कुछ महीने पहले ही बॉम्बे कस्टम ऑफिसर्स ने एक शिप और 4 कंट्री बोट से 225 किलो स्मगल्ड गोल्ड पकड़ा था, जिसकी कीमत उस वक्त 6 करोड़ रुपए थी। ये न्यूज पूरे मार्केट में फैला हुआ था और हर ज्वेलर स्मगलिंग केस के खौफ में थे। इसीलिए मोहन सिंह जब गोल्ड प्योरिटी चेक करने की बात कही तो प्रताप जावेरी उसकी बात मान लेते हैं। मोहन सिंह के पास हर बात का जवाब था। इवन प्रताप जावेरी के पास जो लाइसेंस रिवॉल्वर था उसको जब्त करने का भी उसके पास रीजन था। फिर वो अपने टीम मेंबर्स को जितने भी डिफरेंट टाइप के ज्वेलरीज हैं उनको पॉली बैग में सील करने के लिए ऑर्डर देता है। कैश काउंटर से भी पैसे निकाल कर उनको ब्रीफ केस में भरे जाते हैं। ये रेड पूरे 45 मिनट तक चलता है। फिर मोहन सिंह प्रताप जावेरी को कहता है कि ये सारे ज्वेलरी और कैश का रिसिप्ट आप पुलिस से ले लेना। अभी मोहन सिंह ज्वेलरी से भरे पॉली बैग्स और पैसों के ब्रीफ केस को बस में रखने के लिए ऑर्डर देता है। फिर वो अपने टीम मेंबर्स जो सीबीआई ऑफिसर बनकर आए थे वो उनको कहता है कि तुम लोग इस ज्वेलरी स्टोर को गार्ड करो, मैं पास के एक और स्टोर में रेड सुपरवाइज करने जा रहा हूँ। ये कहकर वो बस में बैठता है और वहां से चला जाता है। अभी सब लोग मोहन सिंह के आने का इंतजार करते हैं। लगभग 1 घंटा बीत जाता है, लेकिन मोहन सिंह वापस नहीं आता है। इसलिए प्रताप जावेरी तुरंत ही पुलिस को कॉल करते हैं। जब पुलिस आती है तो प्रताप जावेरी और वो 28 लोग जो सीबीआई ऑफिसर बनकर आए थे, सबको पता चलता है कि उनके साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हो चुका है। जब पुलिस उन 28 लोगों से पूछताछ करती है तो पता चलता है कि ये सब लोग खुद ही विक्टिम्स हैं। उनको लग रहा था कि वो सच में सीबीआई ऑफिसर बन चुके हैं। उन्हीं लोगों से ही पुलिस को मोहन सिंह के प्लान के बारे में पता चलता है। ये कहानी शुरू हुई थी 2 दिन पहले। 17 मार्च को टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर में एक क्लासिफाइड एड छपा था। उसमें लिखा था डायनामिक ग्रेजुएट्स नीडेड फॉर इंटेलिजेंस ऑफिसर्स एंड सिक्योरिटी ऑफिसर्स पोस्ट। 18 मार्च को सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे के बीच में कैंडिडेट्स को ताज इंटरकॉन्टिनेंटल होटल में आना है। ये होटल मुंबई का अल्ट्रा लग्जरी होटल था, इसीलिए लोगों को लगता है कि ये जेन्युइन एडवर्टाइजमेंट है। उस टाइम पे सरकारी जॉब मिलना बहुत बड़ी बात थी और सीबीआई जैसे एजेंसी में जॉब मिलना किसी सपने से कम नहीं था। मोहन सिंह ने एक प्रॉपर ऑफिस स्पेस भी रेंट किया था जो कि नारीमन पॉइंट्स के मित्तल टावर में था। सब कुछ इतना प्रोफेशनल लग रहा था कि किसी को कुछ भी डाउट नहीं होता है। इंटरव्यू प्रोसेस बहुत ही डिटेल्ड था। उनको वैसे ही क्वेश्चंस पूछा गया जो इंटेलिजेंस ऑफिसर्स के सिलेक्शन प्रोसेस में पूछे जाते हैं। फिर उन लोगों का डॉक्यूमेंट चेक किया गया और फाइनली मोहन सिंह उन 50 कैंडिडेट्स में से 28 लोगों को सिलेक्ट करता है। फिर अगले दिन यानी कि जिस दिन जावेरी ज्वेलर्स में रेड हुआ था उस दिन सबको फिर से ताज होटल के सामने बुलाया जाता है। वहीं सबको सीबीआई के आईडी कार्ड दिया गया जो देखने में बिल्कुल रियल लग रहा था। उसके बाद सबको एक लग्जरी बस में बिठाया गया और बस के अंदर मोहन सिंह उनको रेड के बारे में बताता है। वो कहता है कि हम लोग एक मॉक रेड करने वाले हैं
जो आप लोगों का ट्रेनिंग का हिस्सा है। फिर आगे जो भी होता है वो सब आप जानते हैं। उस दिन मोहन सिंह ने जावेरी ज्वेलर्स से 3,70,000 कैश और 20 लाख के ज्वेलरी लूटा था। कुछ रिपोर्ट्स ये भी कहती है कि ज्वेलरी का एक्चुअल अमाउंट 30 से 35 लाख के बीच में था। ये कितना बड़ा अमाउंट है इसका अंदाजा लगाने के लिए उसको अगर आप आज के गोल्ड रेट के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे तो 20 लाख के हिसाब से ये 10 करोड़ से भी ज्यादा होगा और 35 लाख के हिसाब से ये आज के टाइम में लगभग 18 करोड़ से भी ज्यादा होगा। लेकिन असली सवाल ये है कि मोहन सिंह आखिर कौन था और वो कहाँ गायब हो गया। जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है तो सीसीटीवी फुटेज से पता चलता है कि मोहन सिंह वहां से निकलने के बाद सीधा अपने होटल में गया। वहां से उसने एक टैक्सी हायर किया जो उसको विले पार्ले तक ले गई। विले पार्ले में उसने एक ऑटो रिक्शा हायर किया और उसके बाद वो कहाँ गया वो आज तक किसी को नहीं पता। उस वक्त के सीसीटीवी फुटेज बहुत ही लो क्वालिटी की होती थी, इसलिए मोहन सिंह का चेहरा पता नहीं चलता है। जितने लोगों ने उसे देखा था उनसे बात करके एक रफ स्केच बनाया गया। ज्वेलरी स्टोर के स्टाफ ने बताया कि मोहन सिंह डार्क कम्प्लेक्शन का था। वो लगभग 30 से 35 साल का था और उसका हाइट 5.5 फीट के आसपास था और वो साउथ इंडियन एक्सेंट में बात कर रहा था। उसके बाद पुलिस जब ताज होटल में जाकर पूछताछ करती है तो उनको पता चलता है कि मोहन सिंह 17 मार्च को होटल में चेक इन किया था और वो रूम नंबर 415 में रुका था। होटल रिकॉर्ड से पता चलता है कि उसने अपना एड्रेस त्रिवेंद्रम बताया था जो कि केरला में है। इसलिए पुलिस की एक टीम केरला जाती है और वहां से एक इंसान को अरेस्ट भी करती है जिसका चेहरा मोहन सिंह के स्केच से मिलता जुलता था। उसका नाम था जॉर्ज फर्नांडिस। लेकिन बाद में पता चलता है कि वो इस केस में इन्वॉल्व नहीं था। इसके बाद पूरे इंडिया में जहां से भी गोल्ड स्मगलिंग के केसेस ज्यादा आ रहे थे वहां के पुलिस को अलर्ट कर दिया गया। इवन एक पुलिस टीम को दुबई भी भेजा गया क्योंकि 80s और 90s में दुबई गोल्ड स्मगलर्स का मेन अड्डा था। लेकिन पुलिस को मोहन सिंह का कोई भी ट्रेल नहीं मिलता है। पुलिस के पास मोहन सिंह का ना ही कोई फोटो था और ना ही उसका कोई फिंगरप्रिंट या डीएनए सैंपल था। वो किसी घोस्ट की तरह गायब हो चुका था। पुलिस को उसके बारे में सिर्फ एक ही चीज पता चलता है। एक साल पहले अक्टूबर 1986 में एक सिमिलर एडवर्टाइजमेंट टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा था। उस बार उसने 150 कैंडिडेट्स को ताज होटल में इंटरव्यू के लिए बुलाया था। लेकिन पुलिस को उस इंटरव्यू के बारे में पता चल जाता है, इसलिए उस दिन कोई भी इंटरव्यू नहीं होता है। बट पुलिस का मानना था कि ये एक ड्रेस रिहर्सल था। मतलब मोहन सिंह अपने प्लान को टेस्ट कर रहा था। वो देखना चाहता था कि लोग उसके एड में बिलीव करके इंटरव्यू के लिए आएंगे या नहीं, क्योंकि उसका पूरा प्लान उस एड के ऊपर ही डिपेंड करता था। लेकिन उस वक्त उससे गलती ये हुई थी कि उस दिन इंटरव्यू के लिए 150 लोग आ गए थे, इसीलिए होटल वालों ने पुलिस को बुला लिया था। इसीलिए इस बार वो सिर्फ 50 लोगों को ही इंटरव्यू के लिए ताज होटल में बुलाता है। फिर किसी बहाने से उसने उन लोगों का इंटरव्यू लोकेशन अपने ऑफिस में चेंज कर देता है, जो अंदर से क्राइम ब्रांच के ऑफिस जैसा ही दिखता था। जब उसको 28 लोग मिल गए तब उसका रियल प्लान शुरू होता है। ये प्लानिंग दिखाती है कि वो कोई ऑर्डिनरी क्रिमिनल नहीं था, बल्कि वो एक मास्टरमाइंड था। वो पिछले 1 साल से इसका प्लानिंग कर रहा था। उसने हर छोटे से छोटे डिटेल्स को प्लान किया था। न्यूज़पेपर एड बिल्कुल ही जेन्युइन लग रहा था। ताज जैसे लग्जरी होटल को वो चूज किया ताकि क्रेडिबिलिटी बढ़े। फिर मित्तल टावर्स में ऑफिस रेंट पे लिया। बिल्कुल रियल जैसा दिखने वाला सर्च वारंट और सीबीआई के आईडी कार्ड्स को प्रिंट करवाया। और सबसे बड़ी बात, उसने 28 इनोसेंट लोगों को अपने प्लान का हिस्सा बनाया जो जॉब ढूंढ रहे थे। उन 28 लोगों को पता भी नहीं चलता है कि वो कितने बड़े क्राइम में इन्वॉल्व हो रहे हैं। अभी इस इंसिडेंट को हुए 38 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी पुलिस के पास मोहन सिंह का एक भी फोटो नहीं है। वो कहाँ से आया था, उसका असली नाम मोहन सिंह था या कुछ और था, किसी को नहीं पता। इसीलिए इस केस के लीड इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर अरविंद इनामदार ने एक इंटरव्यू में कहा था कि ये एक परफेक्ट क्राइम है। जब ऐसे कोई अनसॉल्व मिस्ट्री होता है तो उसके काफी सारे कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी सामने आती है। जैसे इस केस में एक बहुत ही फेमस थ्योरी है कि वो आदमी कोई रियल सीबीआई या रॉ का ऑफिसर था। इसीलिए उसको छोटे से छोटे डिटेल्स के बारे में पता था कि रेड कैसे की जाती है, इंटरव्यू में कैसे सवाल पूछे जाते हैं, सीबीआई के रियल आईडी कार्ड्स कैसे दिखते हैं। इवन उसने प्रताप जावेरी को उस दिन जो पेपर्स दिखाया था वो सब रियल दिख रहा था। फॉरेंसिक टीम ने उन पेपर्स में लगे स्टाम्प्स और सील को रियल स्टाम्प के साथ कंपेयर किया तो उनको पता चलता है कि ये स्टाम्प और सील बिल्कुल ही ऑथेंटिक लग रहे थे। इसलिए पुलिस को भी लगता है कि वो आइदर कोई सीबीआई ऑफिसर था या फिर उसके पास एक्चुअल सरकारी प्रिंटिंग प्रेस का एक्सेस था। फिर पुलिस ने उस वक्त देश में जितने भी सीबीआई ऑफिसर्स काम कर रहे थे और जो रिटायर हो चुके थे उन सबका रिकॉर्ड चेक करती है। जिन लोगों के ऊपर डाउट होता है उनको इंटरोगेट भी करती है, लेकिन किसी का भी प्रोफाइल मोहन सिंह से मैच नहीं करता है। एक थ्योरी ये भी है कि वो जिस तरह से रेड करने के लिए परफेक्ट प्लानिंग बनाया था उसी तरह सोने को बेचने के लिए भी उसने प्लान बनाया होगा। मैं भी चोरी करने के बाद वो अपना लुक चेंज करके कुछ साल लो प्रोफाइल लाइफ जीता रहा। उस वक्त एयरपोर्ट और शिप्स पर इतनी स्ट्रिक्ट चेकिंग नहीं होती थी। इसका फायदा उठाकर वो थोड़ा थोड़ा सोना बेचकर पैसा जमा करता गया और बाद में शायद उन पैसों को किसी बिजनेस में लगाकर बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जीने लगा। लेकिन इस थ्योरी में प्रॉब्लम यह है कि इतना बड़ा ऑपरेशन किसी अकेले इंसान के लिए करना बहुत मुश्किल है। रियल जैसा दिखने वाले डॉक्यूमेंट्स बनाना, ऑफिस सेटअप करना, इतने सारे लोगों का इंटरव्यू लेना, फिर रेड एग्जीक्यूट करना, ये सब एक आदमी के बस की बात नहीं है।
इसीलिए सबसे बिलीवेबल थ्योरी ये है कि ये किसी बड़े ऑर्गेनाइज्ड गैंग का काम था। मोहन सिंह सिर्फ एक चेहरा था, उस चेहरे के पीछे पूरा नेटवर्क ऑपरेट कर रहा था, इसीलिए आज तक वो पकड़ा नहीं गया। सोचिए 1987 में अगर वो 30 से 35 साल का था तो आज उसका एज 70 से 75 के बीच में होगा। मतलब ये पॉसिबल है कि वो आज भी जिंदा हो और उन पैसों से किसी दूसरे देश में आराम से जिंदगी जी रहा होगा। आपका क्या थ्योरी है ये कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आया तो प्लीज लाइक दिस वीडियो। आप यहाँ पे क्लिक करके ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग स्टोरीज देख सकते हैं। आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में एक और ट्रू क्राइम स्टोरी के साथ।